फॉरवर्ड ग्राफ, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों एक साथ बना लेंगे ग्राफ। पहले समझ लेते हैं कि रिवर्स बायस में क्या बिहेवियर होता है डायोड का। दोनों ग्राफ एक साथ ही बनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रिवर्स बायस का मतलब है कि आप उल्टा रखें। किससे उल्टा रखें? जो आपने फॉरवर्ड बायस में रखा हुआ था। ये पी टाइप, एन टाइप। एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से पीछे। पी टाइप में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जंक्शन से पीछे और ढेर सारे होल्स। डिप्लीशन रीजन में पी टाइप में है निगेटिव चार्जेस और एन टाइप में है पॉजिटिव चार्जेस। पी टाइप में निगेटिव चार्ज और एन टाइप में पॉजिटिव चार्जेस। चार्ज है लेकिन चार्ज कैरियर्स यहाँ नहीं है। अब आपने क्या काम किया? पी टाइप को आपने रखा लोअर पोटेंशियल। क्या रखा? पी टाइप। पी टाइप एट लोअर पोटेंशियल। कॉरस्पॉन्डिंगली एन टाइप एट हायर पोटेंशियल, ऊंचे पोटेंशियल पर रखा। और कन्वेंशनली आप इसे ऐसे शो करते हैं कि पी आपने रखा निगेटिव पर और एन आपने रखा पॉजिटिव पर, जबकि किसी का निगेटिव पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। जब आपने यहाँ एन टाइप को हायर पोटेंशियल पर रखा है पॉजिटिव पर और पी टाइप को रखा है लोअर पोटेंशियल निगेटिव पर, तो आपने यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दिया। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड? एन टाइप से पी टाइप पर। एन टाइप से पी टाइप पर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इंप्लाई कर दिया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एन टाइप से पी टाइप की तरफ इसका अपना ऑलरेडी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही था। पहले ही इसका अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था। कहां से कहां? एन टाइप से पी टाइप तक। तो अब यहां जंक्शन पर डिप्लीशन रीजन के अंदर, डिप्लीशन रीजन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्टिव आ गया आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई प्लस इंक्रीज हो गया। और क्योंकि इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोका हुआ था और आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सपोर्टिव हो गया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? किसको सपोर्ट कर रहा है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एनी कॉज एनी फैक्टर दैट सपोर्ट डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर अपोज द फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, इसने मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोक रखा है। हालांकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो पहले ही रुका हुआ था, इसने थोड़ा सा और वो रुकावट बढ़ा दी। तो पहले भी फ्लो नहीं कर रहे थे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, अब भी फ्लो नहीं करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट मिल गया। किसे सपोर्ट मिल गया? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। अगर ये भूला भटका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिप्लीशन रीजन में आ जाए तो इसको और ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? एन टाइप में जाने के लिए। और एन टाइप का होल भूले से आ जाए इधर भटकते हुए, तो
तो इसे सपोर्ट मिल जाएगा कहाँ जाने के लिए, पी टाइप में जाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, ध्यान रखिएगा उल्टा सा लगता है देखने में, जब आप फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, जब आप फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तब आपका एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, अपोज कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में अपोज कर रहा है। और जब आप रिवर्स बायस में रखते हैं तो आपका एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करता है किसे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जो सपोर्ट कर रहा है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, डिप्लीशन रीजन को, वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अपोज करता है। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो यहाँ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो उनका फ्लो यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट तो अब भी फ्लो होगी, जिसे हम कहेंगे रिवर्स करंट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करते चले गए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट मिलता रहेगा। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का यहाँ काम खत्म हो गया। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की हम यहाँ इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का तो फ्लो पहले ही रोक रखा था डिप्लीशन रीजन ने। रुके हुए को और क्या रोका जाएगा, वो तो पहले ही रुका हुआ है। लेकिन यहाँ अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर कंसिडरेबल इफेक्ट पड़ने लगता है और एक करंट, हल्की सी करंट फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम 1000, 10,000 या इवन मिलियन टाइम्स लार्जर होता है, किससे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की नंबर डेंसिटी से। तो कॉरस्पॉन्डिंगली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो होने वाली करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो होने वाली करंट के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, 1000 गुना या लाख गुना कम होगी, जितना इनका नंबर डेंसिटी में डिफरेंस है। अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की करंट फ्यू मिली एम्पियर है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की करंट माइक्रो एम्पियर्स में जाएगी। तो हल्की सी यह करंट, लीकेज करंट इसे बोलते हैं, बहुत हल्की सी करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कंपैरिजन में 1000, लाख, 10 लाख गुना कम फ्लो होती रहेगी। जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग बढ़ाएंगे, रिवर्स बायसिंग बढ़ाने का मतलब आप जो अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको और स्ट्रांग करना। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे ये सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा। और करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, भले ही वो माइक्रो एम्पियर में हो, इट विल इंक्रीज, भले ही माइक्रो एम्पियर में हो लेकिन वो इंक्रीज उसमें फील होगा। आप बढ़ाते गए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ बढ़ाते चले गए, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर करते चले गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने एन टाइप को मोर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, पी टाइप को मोर निगेटिव पोटेंशियल दिया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो अप्लाई किया हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्टिव है। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा ही ज्यादा होना है। अब एक नया काम होना शुरू हो जाता है। अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा रिवर्स बायस इंक्रीज कर दिया, एक लिमिट से ज्यादा रिवर्स बायस इंक्रीज कर दिया, तो एक नया फिनोमिनन शुरू हो जाता है। वो नया फिनोमिनन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद हर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं क्रिस्टल में चलने के लिए उन पर भी फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है
जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है उन पर भी फोर्स है वो, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर हुआ, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इतना तगड़ा कि जो बॉन्ड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो टूटने शुरू हो गए। कहाँ? डिप्लीशन रीजन के अंदर। डिप्लीशन रीजन में इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री नहीं थे, बॉन्ड में बंधे हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन भी टूटने लगे। ठीक है। जब ये कंडीशन पहुंच जाए कि बॉन्ड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन भी निकलकर बाहर आने लगे, तब इस कंडीशन को कहा जाता है जेनर ब्रेकडाउन। ZENER, जेनर ब्रेकडाउन। ये सिंपल ब्रेकडाउन भी कहते हैं। क्या क्या कहा कि अब जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया। और अब ये जंक्शन, जो एन टाइप पी टाइप, ना ये एन टाइप बचा ना ये पी टाइप बचा, अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगा? अब तो ये मेटल गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। अब यहाँ हम होल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे, इतने सारे हो गए कि वो फ्री, सॉरी, गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। जीना ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन के तुरंत बाद एक और फिनोमिनन हो जाता है, एक्चुअली दोनों मिलकर कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। जीनर ब्रेकडाउन के बाद एक और ब्रेकडाउन हो जाता है। जीनर ब्रेकडाउन समझ लेना क्या है, समझ लीजिए, क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन पर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है। सारा लेसन, ये इतना मोटा लेसन था, इसमें से इतना सा रह गया अभी, तो जो छोटा मोटा बचा है, वेटेज उतनी की उतनी है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। समझ लेना इस बात को। जेनर ब्रेकडाउन क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक प्लस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड में से बाहर निकालना, जिससे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ गए। अब एवलांच ब्रेकडाउन, तुरंत इसके बाद एकदम से एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या एवलांच ब्रेकडाउन हुआ? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से निकलकर बाहर आया। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है ही वो, बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया, और वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत ही कन्वर्ट हो गया एज, जब एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, चलने के लिए फ्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने निकाल दिया बॉन्ड में से, और फिर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को बहुत तगड़ी काइनेटिक एनर्जी दे दी। अब इसका क्या हुआ? अब ये तेज भागने वाला फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर के जुड़े हुए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकराया और उसे ही बाहर निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में से टूटना दो दो रीजन से हो रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्ड से बाहर तोड़ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, उससे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उन इलेक्ट्रॉन्स में बाहर निकाल दिया जो बॉन्ड में से बाहर निकले थे। और ये दोनों फिनोमिनन एक साथ हो जाते हैं, लगभग एक साथ ही हो जाते हैं दोनों। और फिर क्या हुआ कि जंक्शन पर इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि अब ये सेमीकंडक्टर रहा ही नहीं। अब ये क्या बन गया? गुड कंडक्टर बन गया। और अब इसकी कंडक्टिविटी मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी अचानक ही, सडनली। जब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, और आपने वोल्टेज तो लगाया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, तो करंट का क्या होगा? करंट का क्या होगा? करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, झटके से करंट सैकड़ों हजारों गुना इंक्रीज हो जाता है। और पूरे इस फिनोमिनन को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। जिस रिवर्स वोल्टेज वोल्टेज पर ये काम हो जाए,
इस रिवर्स वोल्टेज को बोलेंगे जेनर वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसे? जीनर वोल्टेज बोलेंगे। जीनर ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज पर हो जाए रिवर्स वोल्टेज पर, उसे जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज किसी भी डायोड के लिए कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर ने किस तरीके से इसे बनाया। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड है। डोपिंग पर डिपेंड है, डोपेंट के नेचर पर डिपेंड है, और टेम्परेचर पर तो है खैर डिपेंडेंट, राइट। तो कभी ऐसा भी होता है कि एक डायोड आपके लिए बना कर दिया कंपनी ने, सिर्फ 5 वोल्ट भी अगर आपने लगा दिए रिवर्स बायस तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और कुछ डायोड ऐसे भी होते हैं कि आप 1000 वोल्ट लगाओ रिवर्स में, तब जाके ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन, जीनर ब्रेक डाउन कितने वोल्ट पर होना है, ये डिपेंड करेगा उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर पर, फिजिकल स्ट्रक्चर पर, कि कैसे उसको बनाया गया। लेकिन हर डायोड का कहीं ना कहीं पहुंच करके जीनर ब्रेकडाउन आना जरूर है। समझ आए इतनी बात? रिवर्स बायस में से हम कैसे बनाएंगे, कैसे लगाएंगे रिवर्स बायस में? जो ये कल आपने डायग्राम बनाया था, बस इस डायग्राम में एक चेंज कर देना है। ये वाला वाइपर आर्म पहुंचा दीजिए निगेटिव की तरफ, और ये वाला कहाँ पहुंचा दीजिए? पॉजिटिव की तरफ। वही डायग्राम है जैसे हमने पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बनाया था। तब जब ये वाइपर आप पलट जाएंगे इनके, तो एन टाइप आपका हायर पोटेंशियल पर होगा, पी टाइप आपका लोअर पोटेंशियल पर होगा, और अब रिवर्स बायस में कहा जाएगा इसको। हाँ, लेकिन रिवर्स बायस में डालने से पहले आपको ये जो वोल्ट मीटर है और एमीटर है, इनकी पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी, इनके तार बदलने पड़ेंगे, वरना ये खराब हो जाएंगे। समझ आएगी बात? अब दोनों ग्राफ हम एक साथ ड्रॉ करें, दोनों ग्राफ हम एक साथ ड्रॉ करें। फॉरवर्ड बायस में आपने बायसिंग देते गए, जब कोई बायस नहीं, कोई फॉरवर्ड करंट नहीं, आपने बायस बढ़ाते गए और फॉरवर्ड करंट बढ़ती हुई एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा आया कि आपका जो फॉरवर्ड बायस है आपके पोटेंशियल बैरियर के इक्वल हो गया, यानी कि डिप्लीशन रीजन खत्म, बिल्कुल डिप्लीशन रीजन खत्म। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो में होने वाला अपोजिशन भी खत्म। इसके बाद जैसे ही आप बढ़ाते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका डिप्लीशन रीजन तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी, छिन भिन हो चुकी बिल्कुल। अब सपोर्ट मिलने लगता है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जहां रोका जा रहा था वहां अब उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसलिए करंट बहुत तेजी के साथ बढ़ गया। जब तक आपका अप्लाइड वोल्टेज वो बैरियर वोल्टेज से कम है, तब तक करंट का बढ़ना धीरे धीरे है। लेकिन जैसे ही आपका वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के इक्वल हुआ, एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, सपोर्ट, अपोजिशन तो खत्म हो गया, सपोर्ट मिलने लगा, तो एकदम से करंट बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। जिस वोल्टेज पर, जहां जिस कंडीशन में आपका अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के इक्वल हो जाए, इस वोल्टेज को आप बोलते हैं नी वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा कि नी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? जो आप अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस में। लेकिन ये किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? बैरियर वोल्टेज के इक्वल है ये। करेक्ट। तो एक्चुअल किसी भी डायोड का बैरियर वोल्टेज कितना है? जितना आपको नी वोल्ट, जितना आपको अप्लाई करना पड़ेगा नी वोल्टेज तक पहुंचने के लिए। नी वोल्टेज, ग्राफ पर नी वोल्टेज ही एक्चुअली बैरियर वोल्टेज है। करेक्ट। नी वोल्ट से ऊपर जाते ही हल्का सा आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, बढ़िया सा सपोर्ट मिलने लगता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, करंट एकदम तेजी के साथ इंक्रीज होती है, करंट एकदम तेजी के साथ इंक्रीज होती है। और फिर बहुत जल्द एक ऐसी कंडीशन आती है कि अब आप कितना भी फॉरवर्ड बायस लगाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, लेकिन करंट का वैल्यू नहीं बढ़ रहा। करंट सैचुरेट हो गई, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, मतलब सारे के सारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर हरकत में आ गए, मोशन में आ गए। यहाँ तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को आगे बढ़ने की में रुकावट डाली जा रही थी, इक्का दुक्का कोई आगे बढ़ पा रहा था जिसमें काइनेटिक एनर्जी थी ज्यादा, थी थर्मल एजिटेशन से। यहाँ आते आते सारा अपोजिशन खत्म कर दिया गया, हल्का सा सपोर्ट मिला,
तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ने लगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो भी बढ़ने लगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बहुत ही कम थी वो भी बढ़ने लगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम थी, बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे, वो भी चलने लगे। और एक वोल्टेज आपका ऐसा आ गया जिस वोल्टेज पर पहुंचकर आप सारे के सारे जंक्शन के अराउंड, सारे के सारे जंक्शन पर जितने ही मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो सब मोशन में आ गए। अब आप कितना भी फॉरवर्ड बायस बढ़ाते रहो, फर्दर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज नहीं होंगे, तो करंट का इंक्रीज रुक गया। करेक्ट। तीन सिग्निफिकेंट रीजन यहाँ बन जाते हैं ग्राफ पर। एक वो रीजन जो नी वोल्टेज से कम कम है, दूसरा वो रीजन जिस रीजन में फॉरवर्ड बायस के साथ साथ करंट का सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है। हालांकि फॉरवर्ड बायस के साथ साथ करंट का इंक्रीज यहां भी है, लेकिन ये बहुत स्लो इंक्रीज है, और यहाँ काफी लार्ज इंक्रीज है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और तीसरा रीजन इसके बियॉन्ड, जब आप फॉरवर्ड बायस इंक्रीज करते रहो, ठीक है कोई बात नहीं, करंट का फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगा। करंट जितनी पहुंचनी थी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई। अभी हम इनके नाम लिखेंगे। अब रिवर्स वोल्टेज में आ जाए, रिवर्स बायस में आ जाए, तो रिवर्स बायस को आप कहाँ मेंशन करेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो फिर रिवर्स करंट कहाँ आएगी? निगेटिव वाई एक्सिस पर। नेगेटिव करंट कहाँ आएगी? नेगेटिव वाई एक्सिस पर। फॉरवर्ड करंट आपने स्केल लिया था मिली एम्पियर में, तो रिवर्स करंट पर स्केल आपको किस में लेना पड़ेगा? माइक्रो एम्पियर में लेना पड़ेगा। अक्सर माइक्रो एम्पियर में होता है, जीनर ब्रेकडाउन से नीचे नीचे। तो जब आपने करंट रिवर्स बायस लगाया तो करंट इंक्रीज हुई। बहुत ध्यान से देखिएगा, करंट का इंक्रीज होना बहुत स्लो है। यहां तो फिर भी थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठा था, लेकिन यहां बहुत धीरे धीरे उठ रहा है ग्राफ, इसके बावजूद भी कि आपने यहाँ माइक्रो एम्पियर लिया हुआ है। ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा, रिवर्स करंट बढ़ती गई बढ़ती गई, और जहीं जहां आपका रिवर्स बायस किसके इक्वल हो गया? जीनर वोल्टेज के इक्वल हो गया, तो सारा जंक्शन फट पड़ा एकदम, और करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो गई, ऑलमोस्ट पैरेलल टू करंट एक्सिस। इतनी तेजी के साथ करंट इंक्रीज हुई कि लगभग लगभग इसके पैरेलल हो जाता ग्राफ। तो यहाँ आपके दो रीजन है, ये पूरा रीजन है जीनर, विद इन जीनर। अब आपको एक डायोड है यूज करना है। अच्छा, इस ग्राफ का कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकलता है, देखना जरा ध्यान से। पहला रिजल्ट तो ये निकलता है कि ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर है। ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा, कहीं भी फॉलो नहीं कर रहा ओम्स लॉ को। ठीक है, ना फॉरवर्ड बायस में फॉलो कर रहा है, ना रिवर्स बायस में फॉलो कर रहा है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। अब नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, देखिए ओमिक रेजिस्टेंस के लिए आप रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं कैसे? वी बाई आई। ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट पर वोल्टेज ले लिया, उस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग आपने करंट कंसीडर की, और दोनों का रेशियो आपका रेजिस्टेंस बन गया। करेक्ट। अगर आपका ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो V बाई आई कांस्टेंट रहेगा, और ये dV बाई डी आई के इक्वल होगा। V बाई आई और dV बाई डी आई दोनों एक ही वैल्यू आएगी अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो। शायद समझ नहीं पा रहे इस बात को। स्ट्रेट लाइन है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर V बाई आई, और उस पॉइंट के अराउंड आप dV बाई डी आई लेते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। राइट। अच्छा, अब यहां जो V बाई आई है,
वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो रेशियो है, इसे हम कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस। और डीवी बाई डी आई, यानी कि एक सर्टेन वोल्टेज रेंज आपने ली, और फिर एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट रेंज आपने ली। ये वी एक्सिस, ये आई एक्सिस। आपने ये स्ट्रेट पॉइंट लाइन है, एक ओमिक रेजिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लाइन है। मैंने एक पॉइंट लिया यहां, यहां मैंने एक पॉइंट लिया, ये वोल्टेज, और मैं इसको लिखूं करंट। और मैंने देखा कि इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है वी, इसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितनी सर्किट में, आई। तो मैंने क्या लिया, वी बाई आई रेशियो ले लिया, दिस इज रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या किया कि एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, देखा मैंने इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है V1, दूसरे पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है वोल्टेज V2, पहले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट है I1, दूसरे पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट है I2। तो कितना चेंज आया वोल्टेज का, V2 माइनस V1 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट का कितना चेंज आया, I2 माइनस I1। देखो ना, ये क्या है, ये चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट है, तो अब भी रेशियो वोल्टेज और करंट का ही। तो अभी भी क्या है ये, अभी भी ये रेजिस्टेंस ही है। तो फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक पॉइंट था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, एक सर्टेन पॉइंट पर वैल्यू थी वी और आई की, लेकिन ये एक रेंज है, रेंज का रेशियो है। इसे आप कहेंगे कौन सा रेजिस्टेंस, स्टैटिक। और इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे डायनेमिक। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, डीवी बाई डी आई, और वी बाई आई स्टैटिक रेजिस्टेंस है। अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तो V बाय आई और dV बाय डी आई दोनों एक ही आएंगे, आपके बिल्कुल सेम आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर आपका ग्राफ ये है, तो V बाय आई और dV बाय डी आई दोनों डिफरेंट आ जाएंगे। यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका V बाय आई की वैल्यू कुछ और होगी, और अगर यहां दो वैल्यू ले रहे हैं तो ये देखिए dV और ये di, इनकी रेशियो डिफरेंट होगी। अगर मैं एक पॉइंट और यहां ले लूं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाऊं, तो अब मेरा नया dV ये बनेगा, नया di ये बनेगा, इन दोनों की का रेशियो बदल जाएगा ग्राफ पर। तो अगर आपका ग्राफ नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर ग्राफ अगर है, तो फिर स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस बदल जाएंगे। तीन रीजन यहां बन गए फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। हाँ, फॉरवर्ड बायस में यह तीन रीजन बन गए। एक रीजन तो वो बना जिसमें आपका अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से नीचे नीचे तक है, और इस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू है वो बहुत कम होती है। हालांकि ग्राफ को कंजेशन से बनाने के लिए अक्सर थोड़ा सा ऐसे बनाया जाता है, लेकिन ये ग्राफ बिल्कुल नीचे चलता है, बहुत छोटी सी करंट का फ्लो होता है। इतनी छोटी करंट का फ्लो होता है, इतनी कम करंट होती है कि वो नहीं के बराबर है। मतलब हम उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते, हम ये कहते हैं कि करंट नहीं चल रही, करंट चल ही नहीं रही है। तो इस रीजन को, जिसमें कि करंट बहुत कम है, इस पूरे रीजन का नाम दिया जाता है, इस रीजन का नाम दिया जाता है कट ऑफ रीजन। मतलब यह है कि जंक्शन स्विच ऑफ कंडीशन में है, करंट कट ऑफ है, नहीं चल रही। और इस रीजन के अंदर, बल्कि मैं चलो अलग से लिख लेता हूं कहीं पर, क्योंकि कंजेस्टिव डायग्राम यहां लिखूं मैं, जो आपका कट ऑफ रीजन है,
कट ऑफ रीजन में आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। यहाँ क्यों? क्योंकि वोल्ट करंट बहुत कम है वोल्टेज के कंपैरिजन में। अक्सर हम जो ग्राफ बनाते थे ओम्स लॉ में, उसमें वी लिया जाता था वाई एक्सिस पर, आई लिया जाता था एक्स एक्सिस पर। ये उसका उल्टा ग्राफ है ये। यहाँ आई लिया हुआ है वाई एक्सिस पर और वी लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर। तो बहुत छोटी रेशियो आती है इसकी, करंट की वैल्यू बहुत कम है। और अगर आप कहीं से डीवी बाई डी आई लेते हैं तो उसकी भी वैल्यू बहुत ऊंची आएगी। तो ये स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक रेजिस्टेंस भी क्या है? हाई है। ओके। उसके बाद जिस रीजन में करंट का कंसिडरेबल इंक्रीज होता है बायसिंग वोल्टेज के साथ साथ, जिस रीजन में करंट का कंसिडरेबल इंक्रीज है बायसिंग इंक्रीज के साथ, इस रीजन का नाम दिया जाता है, कहाँ लिखूं इसे, इस रीजन का नाम दिया जाता है एक्टिव रीजन। मतलब जंक्शन एक्टिव मोड में है, करंट के साथ साथ बाइसिंग वोल्टेज के साथ साथ करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है। यहां अगर आप V और I का रेशियो लेंगे तो वो इससे काफी कम निकल कर आएगा। तो यहां क्या बना, इस एक्टिव रीजन में एक्टिव रीजन में आपका जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है ये भी लो है, और जो आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है ये भी क्या है, कंसिडरेबल लो हो जाता है इस कट ऑफ रीजन के कंपैरिजन में। कट ऑफ रीजन के कंपैरिजन में काफी कम हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा रीजन आता है, तीसरे रीजन को बोला जाता है, ये इसके बियॉन्ड जितना भी है ये सारा सैचुरेट रीजन। अब डायोड सैचुरेट हो गया, करंट सैचुरेट हो गई डायोड की। करेक्ट। यहां आपका जो सैचुरेट रीजन है, सैचुरेट रीजन है, इसमें आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस काफी लो हो जाता है। लेकिन डायनेमिक कौन बता सकता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होगा? डायनेमिक रेजिस्टेंस इंफिनिटी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि डीवी के करस्पॉन्डिंग डी आई की वैल्यू जीरो हो गई। अब आप वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हो, डीवी की सर्टेन वैल्यू है आपके पास, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी आई करंट का तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा। इसलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस इस रीजन में क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत जबरदस्त ज्यादा हो जाता है इसमें, इस रीजन में। करेक्ट। ये तीन रीजन हो गए आपके डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग में। एक नॉर्मल डायोड को हम यूज करना चाहते हैं एज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। मतलब कि जब फॉरवर्ड बायस में आए डायोड तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करे और करंट को आराम से निकलने दे। तो फिर किस रीजन में होना चाहिए, आपकी बायसिंग किस रीजन में होनी चाहिए? थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो आप। ये ग्राफ है जीरो वोल्टेज। मैं एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली एक डायोड का नंबर है 5408, 5408। 5408 के लिए ये आपका नी वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। राइट, एग्जैक्टली याद है मुझे, कई सर्किट में मैं इसको यूज करता हूँ। तो आपने जीरो वोल्टेज लगाया, बहुत हल्की सी करंट फ्लो करी, और वोल्टेज बढ़ाया और कर 0.7 वोल्ट अप्लाई करने तक कंसिडरेबल करंट है ही नहीं, कुछ भी करंट नहीं है, हम उससे कोई काम नहीं ले सकते। और 0.7 वोल्ट से लेकर के लगभग
9 वोल्ट या इससे थोड़ा सा ज्यादा पर रीजन आ जाता है आपका एक्टिव। करेक्ट। जबकि आपका फॉरवर्ड बायसिंग के साथ करंट कंसिडरेबल इंक्रीज हो रही है। और फिर 1 वोल्ट के आसपास आपका सैचुरेट रीजन आ गया। करेक्ट। इस सैचुरेट रीजन में स्टैटिक रेजिस्टेंस आपका वेरी लो है। अच्छा, डायनेमिक से कोई मतलब भी नहीं है हमें। हम करंट, हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, करंट का चेंज हो या ना हो, लेकिन ये बात जरूर है कि 1 1.5 वोल्ट 1.25 वोल्ट लगाते ही हमारी करंट बहुत तगड़ी आ गई। अब हम 5 वोल्ट लगाएं, 12 वोल्ट लगाएं, 24 वोल्ट लगाएं, हमारी तो करंट 1.25 वोल्ट पे ही हमें उतनी करंट मिलने लगी जितनी हमें चाहिए थी। कंसिडरेबल लार्ज करंट जिसका हम यूज कर सकते हैं। 1 एम्पियर 2 एम्पियर का करंट, 5408 2 एम्पियर का होता है, मैक्सिमम 2 एम्पियर टॉलरेट कर सकता है। तो वो तो वहां 2 एम्पियर के आसपास आ गई। तो अब अगर हम 10 वोल्ट 50 वोल्ट 100 वोल्ट लगा दें तो कोई बात नहीं है, हमें तो करंट वहां मिल चुकी है ना पूरी। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है इंफिनिटी, हमें उससे वो मतलब नहीं है। हमारे स्टैटिक रेजिस्टेंस तो अपनी लिमिट के अंदर आ गया, जितना हमें कम करना था उतना हो चुका वो। तो आप ये बताइए कि डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस में यूज करना चाहते हैं तो आपका डायोड किस रीजन में होना चाहिए? डायोड को आप फॉरवर्ड बायस में यूज करना चाहते हैं, फॉरवर्ड बायस का मतलब करंट को अपने आराम से निकलने दिए, नहीं के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करे। तो इन तीनों में से आपके ग्राफ में किस जगह होने, कितनी बायसिंग आप लगाओगे ये बताओ आप। चलो ना, पूरा बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कितनी फॉरवर्ड बायस आप लगाओगे ताकि आपका काम आराम से बनता रहे, आपको बढ़िया करंट मिल जाए। क्या आप इतने बायस लगाओगे जो आपके नी वोल्टेज से भी नीचे रहे, बैरियर पोटेंशियल से भी नीचे रहे? क्या ये वोल्टेज लगाओगे आप? इस वोल्टेज पर तो कोई करंट ही नहीं मिलेगी, काम ही नहीं बनेगा। क्या आप इसी रीजन को लगाओगे कि जहां आपका थोड़ा सा करंट, वोल्टेज का वेरिएशन करंट में वेरिएशन ला देता है? यहां भी नहीं लगाओगे आप, क्योंकि यहां अगर आपके वोल्टेज के साथ करंट का वेरिएशन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जरा से आपके पीछे से वोल्टेज ऊपर नीचे हुए करंट में काफी कंसिडरेबल चेंज आ जाएगा। अब आपको कहाँ सैचुरेट रीजन में। तो एक डायोड का फॉरवर्ड बायस में यूज ऐसे किया जाएगा कि डायोड कहाँ रहे, सैचुरेट रीजन में रहे, ताकि वोल्टेज का कोई चेंज करंट में चेंज कंसिडर ना हो, करंट में कंसिडरेबल चेंज ना हो, करंट आपको लगभग उतनी ही मिलती रहे जितनी सैचुरेट रीजन के स्टार्ट में आपको मिलनी शुरू हो गई थी। राइट। तो जब आप फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं एक डायोड को, तब ये डायोड कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसको कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करना चाहिए। जब आप फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं डायोड, तब इस डायोड को कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करना चाहिए? हम्म, जितना, नहीं नहीं, मतलब एक आइडिया आपका कि जब आप फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं करंट इसमें से आराम से निकल के चली जाए, तो इसको कितना ऑब्स्ट्रक्शन, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए? बढ़िया डायोड, आप किस डायोड को बढ़िया डायोड मानेंगे? जो कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर करे। करेक्ट। अब ये बात आपको याद रखनी है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। हालांकि मेटल की तरह गुड कंडक्टर तो ये नहीं होता कभी भी, लेकिन मेटल से थोड़ा सा ही ज्यादा इसकी रेजिस्टिविटी होती है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में किस रीजन में यूज करेंगे डायोड को? सैचुरेट रीजन में। ना कट ऑफ रीजन में, काम ही नहीं बनेगा, ना एक्टिव रीजन में, क्योंकि फिर वोल्टेज का एक छोटा सा वेरिएशन करंट में एक बहुत बड़ा वेरिएशन क्रिएट कर देगा, वो हमें चाहिए नहीं। तो कहाँ यूज करेंगे? सैचुरेट। और सैचुरेट रीजन में डायोड कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है? लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है।
कुल मिलाकर रिजल्ट निकला कि फॉरवर्ड बायस में डायोड लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। करेक्ट। डायोड का आप यूज कर रहे हैं एज यूनि डायरेक्शनल डिवाइस, मतलब आप नहीं चाहते कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में या फ्लो हो। आप नहीं चाहते कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो। तो फिर अब जब रिवर्स बायस आए, जब आप रिवर्स बायस में लगा रहे हैं, तो फिर डायोड किस रीजन में होना चाहिए? दो ही रीजन है यहाँ, बियॉन्ड जीरो वोल्टेज, बिलो जीरो वोल्टेज। कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए डायोड? आप चाहते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड करंट का फ्लो न करने दे, तो कहाँ होना चाहिए? जीनर वोल्टेज से नीचे नीचे होना चाहिए। जब आप एक नॉर्मल डायोड को यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो आप कम से कम इतना बायस लगाएंगे ताकि आपका डायोड सैचुरेट रीजन में आ जाए। और जब इसी डायोड को आप रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं, तो इतना वोल्टेज रिवर्स, इतना वोल्टेज लगाएंगे कि ये जीनर वोल्टेज से बियॉन्ड ना जा पाए। और जब आपने लगाया है रिवर्स बायस जीनर वोल्टेज से कम, तो अब ये डायोड कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? एक्सट्रीमली लार्ज रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग, ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग। जो मॉडर्न डायोड्स हैं उनमें तो माइक्रो एम्पियर भी नहीं होता, माइक्रो माइक्रो एम्पियर रिवर्स करंट होती है। इतने बढ़िया डायोड बनने लगे हैं। तो डायोड को फॉरवर्ड बायस में सैचुरेट रीजन में, जहां ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रिवर्स बायस में विद इन जीनर वोल्टेज, जहां ये एक्सट्रीमली हाई ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। तो ये आपका जो रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में दोनों ही रेजिस्टेंस जीरो वोल्टेज के नीचे, जीरो वोल्टेज के नीचे दोनों ही रेजिस्टेंस आपके क्या होंगे? दोनों ही रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली लार्ज होंगे। ना तो V बाई आई का रेशियो बहुत बड़ा बैठेगा, क्योंकि माइक्रो एम्पियर में करंट जा रही है, माइक्रो एम्पियर से भी नीचे करंट जा रही है। तो दोनों ही रेजिस्टेंस कौन से? स्टैटिक एंड डायनेमिक, दोनों ही रेजिस्टेंस कैसे हैं? एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई। लेकिन जीरो वोल्टेज से नीचे जाते ही दोनों रेजिस्टेंस एकदम से डिक्रीज हो जाएंगे। जीरो वोल्टेज के ऊपर पहुंचते ही डायनेमिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस, दोनों ही स्टैटिक भी और डायनेमिक भी, ये कैसे बन जाएंगे? एक्सट्रीमली लो होते चले जाएंगे, और डायोड आपका एक गुड कंडक्टर की तरह से बिहेव करने शुरू कर देगा। इतना बढ़िया कंडक्टर बन जाएगा, जितना बढ़िया कंडक्टर तो ये सैचुरेट रीजन में भी नहीं है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में सैचुरेट रीजन में बढ़िया कंडक्टर है, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर की तरह नहीं है। जबकि जीनर वोल्टेज के ऊपर जीनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन होते ही अब ये लगभग लगभग मेटल्स की तरह गुड कंडक्टर बन जाता है। हेडिंग आपने डाली है, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड या जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। फॉर फॉरवर्ड बायस, P type crystal is kept at higher voltage and N type crystal at lower voltage. With the increase in forward bias from zero, forward current increases slowly until the applied voltage become equal to barrier voltage. This voltage is called knee voltage Vk. The depletion region goes on decreasing and reduces to zero at knee voltage. Up to knee voltage, diode is said to be in cutoff region. There is no considerable forward current. Both the static resistance and the dynamic resistance are high. Diode, diode in forward bias is never used in this region.
B on knee voltage. Forward current increases sharply with the increase in forward bias.